नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब एक समाचार आया है कि वो अहमदाबाद श्रृंखला बम धमाके अर्थात अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के केस में 38 लोगों को फांसी की सजा मिली है। उसमें से दो बातें उल्लेखनीय हैं। उसमें जो ये 4-5 जो आतंकवादी हैं जिन्होंने इस तरह का बम धमाकों को अंजाम दिया है और उसमें सैकड़ों लोग मारे गए और जिनको फांसी की सजा हुई है वो आजमगढ़ का एक क्षेत्र है रानीक सराय। तो रानीक सराय के में जो है सराय मीर संजरपुर के इलाके के ही हैं और ध्यान देने वाली बात है कि इसी क्षेत्र से मुलायम सिंह और अखिलेश यादव जो है ये मुलायम सिंह जो है वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और अखिलेश यादव जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जिसके तहत जो है ये इस तरह के खूंखार आतंकवादी पल रहे हैं और ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि इस तरह के आतंकवादी जो है इनके क्षेत्रों से ही पाए जाते हैं। आजम खान का भी क्षेत्र कुछ ऐसा ही है। हमारे देश को जानना चाहिए कि ये लोग किस तरह के तत्वों के हमदर्द हैं और किस तरह के तत्वों के पालते हैं। और उसमें विशेष उल्लेख इस बात का है कि उसमें एक आतंकवादी है मोहम्मद सैफ। ये वही है जो बाडला हाउस इनकाउंटर में जिंदा पकड़ा गया था। जिन आतंकवादियों के लिए, खासकर इस मोहम्मद सैफ जो आतंकवादी के लिए सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे, फूट फूट कर रोई थी। ये सोनिया गांधी, इस देश की गद्दार सोनिया गांधी ने जो पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा के लिए इसने आंसू नहीं बहाया। देश के आतंकवादियों के लिए ये गद्दार सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। देश अब जानना चाहता है कि ये मोहम्मद सैफ जिसके लिए ये सोनिया गांधी ने आंसू बहाया था, जयपुर सीरियल ब्लास्ट के लिए फांसी की सजा हुई है और अब
अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट के भी केस में उसी मोहम्मद सैफ को सजा हुई है। अब ये गद्दार सोनिया गांधी जो है इसकी फांसी पर कितना आंसू बहाएगी, ये एक सवाल जो है। अब हमारा देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारी आदरणीय भारतीय अवाम इस जेएनपीसी से पूछना चाहती है कि अब ये गद्दार सोनिया गांधी जो है, जो कि आतंकवादियों के लिए आंसू बहाती है, और उस मोहम्मद सैफ जो कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट के लिए जिसको फांसी की सजा हो चुकी है, और फिर अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में भी जिसको फांसी की सजा हो चुकी है, ये सोनिया गांधी इसकी फांसी की सजा पर कितना आंसू बहाएगी, ये जेएनपीसी वाले जो है बताएं देश को। इसमें उल्लेखनीय प्रश्न यह है कि देश में जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं और आतंकवादी तत्व हैं, खास करके हमारे जो कि इस्लाम आस्था वाले, दुर्भाग्यवश हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन उसमें जो गौर करने वाली बात है, जिसको कि हमारा देश ध्यान नहीं दे पाता है, भारतीय जनता दल उसको इस बात को बार बार ध्यान दिलाता है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के ये जो आतंकवादी, कट्टरवादी, असामाजिक, हिंसक और उपद्रवी तत्व हैं, वो, और इस चीज को बार बार भारतीय जनता दल बताया और पूरे देश को इस तथ्य पर गौर करने की जरूरत है कि जो भी तत्व आतंकवादी, असामाजिक, कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी तत्व हैं, जो कि पाए जाते हैं हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से, वो इन्हीं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी के द्वारा ही वो पाले पोसे जाते हैं और उनको इनकी शह मिलती है, और इनके पक्ष में ये खड़े भी होते हैं, इनके हमदर्द भी होते हैं, और ये इनका इस्तेमाल भी करते हैं चुनाव ऐसे मौकों पर। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन, सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन और हमारे पूरी भारतीय आवाम को गौर कर लेना चाहिए, और इस तथ्य के समझने के बाद जो कट्टरवादी तत्व हैं, हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के, जो जिनका दुष्प्रचार कि इन्हीं जो, मतलब मैं फिर से इसको समझा रहा हूँ, कह रहा हूँ कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, जो आतंकवादी तत्व हैं, जो हिंसक और उपद्रवी और असामाजिक तत्व हैं, वो इन्हीं जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आरजेडी या टीएमसी के ही द्वारा पाले पोसे जाते हैं, शह दिए जाते हैं, प्रतिशत दिए जाते हैं, और इन्हीं के द्वारा इस्तेमाल भी होते हैं। इस तथ्य को जानने के बाद हमारे सभी भारतीय भाई बहन कम से कम उन आतंकवादियों के लिए, हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर जो निशाना बनाने की साजिश होती है, उस साजिश को भी समझ जाएंगे। और ये साजिश चलाते हैं हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के, और कुछ इस टाइप से, जो कि वो जो कट्टरवादियों, आतंकवादियों का जो हिस्सा है, उसको लेकर के हमारे पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके को निशाना बनाते हैं। इस तथ्य को बराबर जो है समझा जाना चाहिए, और जो है अब कट्टरवादी तत्व ही नहीं, इसी तरह की डीलिंग बीजेपी की भी होती है और श्री मोदी जी की भी होती है। दुख इस बात का है। अब जब मोदी जी को मालूम हो गया कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जो जिंदा पकड़ा गया था मोहम्मद सैफ,
जिसके लिए ये गद्दार सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे, फुट फुट कर रोई थी, उसी को दो केसेस में जयपुर यानी बम ब्लास्ट और अहमदाबाद बम ब्लास्ट, जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट और अहमदाबाद सीरियल बम ब्लास्ट के केसेस में दो फांसी हो चुकी है। तो अब ये कितना आंसू बहाएगी, ये भी एक प्रश्न है, और उसका जवाब जीएनपीसी को देना पड़ेगा कि अब ये गद्दार सोनिया गांधी उनकी फांसी पर कितना आंसू बहाएगी। लेकिन क्या मोदी जी अभी भी इस सोनिया गांधी को, राहुल गांधी, ये सब गद्दार है देश के, और राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को वही जो नार्को टेस्ट, इनका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, साइको टेस्ट करा करके देश के बाहर नहीं निकालेंगे, वो इटली नहीं भेजेंगे। सवाल यही सवाल देश इन मोदी जी से पूछ रहा है, बीजेपी वालों से पूछ रहा है। यही गद्दारी है। ये मोहम्मद सैफ का नाम लेंगे, सबका नाम लेंगे, लेकिन जो उसका हमदर्द है, जो उसको पाल रहा है, उसको बचाएंगे बीजेपी वाले और मोदी जी। यही गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की। देश ने देखा होगा, देश ने देख लिया है सीए के नाम पर हिंसा किसने और कैसे भड़काई। इसी सोनिया गांधी ने रामलीला मैदान में हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को, और ये बात मैं बराबर इस बात को बताता हूँ और इस विषय पर जागृत भी करता हूँ कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की अभी भी कमजोरी है। दो कमजोरी बहुत खतरनाक किस्म की है उनकी कमजोरी। एक तो सबसे पहले और सबसे अधिक इन जीएनपीसी वालों का, समाजवादी पार्टी लोगों का, टीएमसी वालों का, आरजेडी वालों का के द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का सबसे पहले और सबसे अधिक शिकार होते हैं। और बीजेपी और आरएसएस के विरोध के दौड़ में ये देश के दुश्मनों और देश के दुश्मनों खासकर जीएनपीसी और समाजवादी, आरजेडी और टीएमसी की ही झोली में ये गिरते हैं। ये दो बड़े अभिशाप हैं। हालांकि भारतीय जनता दल उनको इस दलदल से निकालने की कोशिश कर रहा है कि कम से कम इनके मोह माया जाल से जीएनपीसी मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी के मोह माया जाल से हमारे सभी इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन इनसे जितना जल्दी हो सके निकले, क्योंकि ये देश की दुश्मन पार्टियां हैं। और ये पार्टियां दुश्मन तो हैं, लेकिन सारी पार्टियों को पालने पोसने वाला, शाह देने वाला ये बीजेपी भी इस देश की दुश्मन है। तो अभी प्रश्न यह है कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों से विशेष विनती है कि एक तो जो भारतीयता की बात बताई जाती है कि आप अपने को इस मुल्क में सिर्फ भारतीय मानिए। इस्लाम आपकी आस्था है, उसका आदर है, उसका सम्मान है, लेकिन आपका वजूद मुसलमान के रूप में नहीं है। इतना आप जान लीजिए, आपका वजूद इस मुल्क में मुसलमान के रूप में नहीं है। संविधान के अनुसार आप भारतीय हैं, भारतीय मानिए, मुसलमान मत समझिए। आस्था आपकी इस्लाम की है, जो कि सुरक्षित भी है और इस मुल्क में बिल्कुल प्रतिष्ठित है और सामान्य नहीं है। और कम से कम इन देश विरोधी ताकतों के, खास करके जीएनपीसी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी और टीएमसी इत्यादि के मोह माया जाल से बाहर निकलिए और इनके द्वारा फैलाए गए झूठ और अफवाह का शिकार मत बनिए। यह मुल्क की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है।
यूट्यूब पर जो खुलासे हो रहे हैं, अब देश में हमारे भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे आदरणीय भारतीय अवाम अब ये मानना शुरू कर दी है कि ये मोहनदास करमचंद गांधी और ये जवाहरलाल नेहरू, ये मतलब मोहनदास करमचंद गांधी राष्ट्रपिता नहीं है, बल्कि ये देश का गद्दार और आज़ादी की लड़ाई के वक्त में ये अंग्रेजों के साथ दलाली करने वाला डबल डीलर और खतरनाक किस्म का भारत विरोधी तत्व है। और ये नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इस देश का पूरे भारत के इतिहास में इससे बढ़ करके कोई गद्दार नहीं होगा। अंग्रेज भी शासन किए, लेकिन उन्होंने भी इतनी बड़ी गद्दारी नहीं की। उन्होंने काफी देशों को मिलाया, लेकिन इसने जो है तिब्बत, जो कि भारत में मिलना चाह रहा था, अब क्यों? वो चीन के नरसंहारी विस्तारवादी नीति से डर करके उसका प्रतिनिधिमंडल भी आया था मिलने के लिए कि हम भारत में मिलना चाहते हैं और हमको बचा लीजिए। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू तिब्बत के प्रतिनिधिमंडल से न मिल करके उसको इंतजार करवाया, और फिर इसने एक पत्र लिखा चीन के शासक माओ त्से-तुंग या माओ जेडंग, और उस पत्र में था कि भारत या तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को स्वीकार करता है। ये पत्र गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपने एक संदेशवाहक गद्दार के.एम. पनिकर, नाम आप सभी लोग जान लीजिए, के.एम. पनिकर के जरिए वो पत्र दिलवाता है माओ जेडंग या माओ त्से-तुंग को। और उस पत्र में यही था कि भारत चीन के ऊपर नहीं, तिब्बत के ऊपर चीन की संप्रभुता को मानता है। बताइए, जो और तिब्बत सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण देश है और भारत के क्षेत्रफल का 2/3 है। यदि वो तिब्बत हमारे भारत में रहता तो सामरिक दृष्टि से भारत के सामने वो चीन जो है बौना होता, सिकुड़ के रहता। तो भारत को परमानेंट क्षति पहुंचाने वाला ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू है। और नेपाल भी उसी डर के मारे भारत में मिलना चाह रहा था। उसमें नेपाल का राजा था त्रिभुवन सिंह, उसको भी नहीं मिलने दिया। बर्मा भी मिलना चाह रहा था। तो इस कदर का गद्दार था ये नेहरू। और जिस चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया और जिसमें कब्जा कर रहा था, उसको और उसकी नरसंहारी जो उसकी गतिविधि थी, उसके चलते उसकी वही हालत हो गई थी जो इस समय तालिबान की हालत है अफगानिस्तान में। न कोई उससे संबंध रख रहा है, न वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन पा रहा है। ऐसी हालत में ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू उस चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनवाता है। और सदस्य बनवाने में वो सलाह देता है चीन को कि अभी तिब्बत पर कब्जा मत करो। तिब्बत पर कब्जा करोगे तो खास करके अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस वगैरह जो है जो इसके खिलाफ हो जाएंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनने में दिक्कत आएगी। जब तुम संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन जाओ, इसके बाद
तिब्बत पर कब्जा करो। चीन ने ऐसा ही किया, मतलब तिब्बत के ऊपर चीन का कब्जा भी करवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, और संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी बनवाया। खबरें तो ऐसी भी हैं कि जिसमें चीन अपनी नरसंहारी विस्तारवादी नीति से तिब्बत पर कब्जा कर रहा था, और तिब्बत के 80 लाख लोगों को चीन ने वो कत्लेआम किया, बल्कि नेहरू की शह पर जो है 80 लाख वो तिब्बती वो मारे गए। तो ये चीन की सेना के लिए चीन की सेना के लिए ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू सशस्त्र किस्म का चावल भिजवाए भारत से। इस किस्म का गद्दार है ये जवाहरलाल नेहरू। और फिर भारत में जो है वो चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को बुला करके एक धोखेबाजी वाला, एक माने कपट और छल वाला नारा लगवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने, हिंदी चीनी भाई भाई। ये ऐसा नारा इसमें जो है 1962 के पहले 1959 में, और ये जो गद्दारी भरा भारत के खिलाफ धोखेबाजी वाला जो नारा ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो नारा लगवाया हिंदी चीनी भाई भाई, इसके पीछे साजिश इसकी ये थी कि इसी उहापोह में चीनी सेना चुपके से घुसी नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो कि बाद में यही जो है वो अरुणाचल प्रदेश बन गया। तो उसी नेफा में या अरुणाचल प्रदेश में चीनी सेना घुसी। जब देश को मालूम हुआ तो देश ने सवाल किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू से, तो उसने गद्दारी से ये बोला कि हमने चीन के नेताओं से बात कर ली है, चीनी सेना वापस हो जाएगी। लेकिन वो चीनी सेना वापस हुई नहीं, वो वहीं पर डटी रही, और वहीं पर उसने आज की तारीख में कॉलोनी बसाने वाला तमाम जो आधारभूत सुविधाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर सब बना लिया गया है। और उसी का फोटो नासा जो कि अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है उसने फोटो जारी किया, और उसी को गद्दार ये राहुल गांधी कहता है कि मोदी ने चीनी सेना को घुसवाया। बीजेपी वालों की कार्रवाई देखिए और इनका देशद्रोह देखिए बीजेपी वालों का। वो ये नहीं कह रहे कि ये जो घटना है वो तुम्हारे बाप के नाना की गद्दारी की निशानी है, ये नहीं कहते। ये किस तरह से बीजेपी वाले और मोदी जी इन गद्दारों को बचाते हैं, देश को देखना जरूरी है। तो अरुणाचल प्रदेश के बाद जो चीन ने कॉलोनी बसाई है और जो स्ट्रक्चर जो खड़ा किया है, वह गद्दार राहुल गांधी के बाप के नाना की गद्दारी की निशानी है। लेकिन बीजेपी वाले जो है वो नहीं कहेंगे, सिर्फ इसलिए कि उनको बचाना है। तो बीजेपी वाले किस स्तर के, किस लेवल के ये गद्दार हैं देश जाने इसको। और फिर 62 में तो जिसने देखा होगा कि 62 की लड़ाई में तब कई किताबें लिखी गई, हिमालयन ब्लंडर वगैरह तमाम इस तरह से, लेकिन नेहरू को गद्दार के रूप में कहने की यानी किसी की भी हिम्मत नहीं पड़ी, जबकि देश को आवश्यकता है। भारतीय ताकत दल कम से कम आज हमारे सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह की कुर्बानी और शहादत की प्रेरणा की ताकत से इन सारे गद्दारों को देश के सामने बेनकाब कर रहा है।
भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से ये जेएनपीसी के या बीजेपी के कुछ सिखाए पढ़ाए छुट भैये शायद पूछ रहे थे कि ये यूट्यूब वाले सर बहुत अध्यापन करते हैं, यूक्रेन और रूस के मामले में ये समझाते क्यों नहीं? एक तो उनको जानना चाहिए कि मैं सत्ता में नहीं हूं और न मेरे पास साधन है, और सत्ता का उपकरण देकर तब बात करिए। और जहां तक कि यानी वो दृष्टिकोण का सवाल है, विचार का सवाल है, मैं और भारतीय जनता दल स्पष्ट ये बताना चाहता है, और उसका स्पष्ट विचार है कि भारत को अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए। सबसे पहले आर्थिक ताकत, इसके बाद सैन्य ताकत, इसके बाद राजनीतिक ताकत, इसके बाद चारित्रिक ताकत, ताकि इसकी बात जो है वो सुनी जाए। और आज इसकी ताकत रहती तो रूस भी सुनता, यूक्रेन भी सुनता, अमेरिका भी सुनता। लेकिन भारत कमजोर है। भारत के अंदर जो भारत विरोधी ताकतें हैं, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बहुत गौर से इसको समझें। और वो भारत विरोधी ताकतें अधिकांश राजनीतिक दलों के वेश में है। जीएनपीसी भारत की सबसे खतरनाक भारत विरोधी ताकत है। उसी के बराबर ये वाम दल वाले हैं, और उसी के साथ समाजवादी पार्टी, और उसी के साथ आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, टीएमसी, एनसीपी, डीएमके, ये सब बहुत ही खतरनाक भारत विरोधी ताकतें हैं जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है। और इसके साथ भारत विरोधी बौद्धिक वर्ग है, जिसमें कि अर्बन नक्सल भी आते हैं, बारूदी बौद्धिक वर्ग भी आता है, इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट भी आते हैं, और भारत विरोधी पत्रकारों का एक गिरोह है, भारत विरोधी मीडिया का एक गिरोह है, और भारत विरोधी जो छोटे किस्म के मीडिया का गिरोह, जिसमें कि द वायर और कारवां, द क्विंट, द प्रिंट, ये जो है भारत विरोधी अंतरराष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया से मिलकर के भारत के खिलाफ झूठी, रचित और आधारहीन कहानियों को गढ़ करके, रच करके भारत के खिलाफ या भारत के अंदर अशांति पैदा करना, आर्थिक प्रगति को रोकना, इसको अस्थिर करना, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बिला वजह जो है बदनाम करना। ये जो मीडिया है, द क्विंट, द प्रिंट, कारवां और द वायर, इसके साथ एसडीपीआई, पीएफआई, सिमी, ये सारी ताकतें। मोदी महोदय को बस इसी रूप में धन्यवाद देना चाहिए, और धन्यवाद के प्राप्त है कि इनके 2014 में आने के बाद ये सारी ताकतें जो है अपने अपने बिलों से बाहर निकल करके भारत विरोधी गतिविधि में ज्यादा सक्रिय हो गई हैं। अच्छा, और बॉलीवुड में भी है, बॉलीवुड में भी भारत विरोधी ताकतें हैं। नासिरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, शाहरुख खान, आमिर खान, विनोद कश्यप, दीपिका पादुकोण, स्वरा भास्कर, अनिल कपूर, महेश भट्ट, ये तमाम भारत विरोधी जो है तत्व है वहां पर। लेकिन ये सारे देश विरोधी, भारत विरोधी खतरनाक ताकतें मोदी जी के शासन के अधीन पल रहे हैं, फल फूल रहे हैं, और इस तरह की गतिविधियों में सक्रिय और लिप्त है।
और मोदी जी के द्वारा पाले जा रहे हैं। यही मोदी जी की देश के खिलाफ गद्दारी है, बहुत बड़ी गद्दारी है। कोई भी देशभक्त होता तो इन शक्तियों का नाश करता, देश को बचाता। नाश तो बहुत दूर, जेएनपीसी को किस तरह बचा रहे हैं मोदी जी, यह देश देख रहा है। और यही जो प्रकरण आया है कि मोहम्मद सैफ जो आतंकवादी, जो कि जयपुर सीरियल ब्लास्ट और अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में जिसको फांसी की सजा हुई है, और जो कि बाटला हाउस इनकाउंटर में जिंदा पकड़ा गया था और जिस पर ये गद्दार सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे, इस पर भी आंख नहीं खुल रही है मोदी जी की कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पैक करके देश के बाहर निकाल दिया जाए और इटली भेजा जाए। ये गद्दारी है मोदी जी की। जैसा कि कई बार स्पष्ट किया गया है कि जब भी इस तरह की आतंकी घटना होती है तो हिंदू सनातन आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो कट्टरवादी तत्व हैं, वो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो मतलब हिंसक आतंकवादी और असामाजिक तत्व हैं, उनकी कृतियों के लिए, उनके कारनामों के लिए ये पूरे हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को निशाना बना करके फिर वो देश में एक नफरत की आग भड़काते हैं। मोदी जी अब देखिए, और जो कि इसको बहुत स्पष्टता से समझिए कि ये जो है, जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके के जो आतंकवादी कट्टरवादी जो तत्व हैं, वह जेएनपीसी, समाजवादी और जो है और आरजेडी, टीएमसी के एजेंट हैं। तो मोदी जी और बीजेपी वाले इसके लिए टीएमसी और जेएनपीसी और इनको समाजवादी और आरजेडी को पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बोलते जरूर हैं, और कार्रवाई किस पर करेंगे? सिर्फ जो छूट भई हो गया। और माहौल क्या बनाएंगे? हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ पूरा। ये इनकी गद्दारी है। देशभक्ति मोदी जी ये कहता है कि ये किनके शह पर ऐसा कर रहे हैं, उन ताकतों का विनाश करना है। ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से जो भी आतंकवादी मिलता है, जो भी कट्टरवादी मिलता है, जो भी हिंसक और उपद्रवी मिलता है, वह इन्हीं ताकतों के एजेंट हैं। जेएनपीसी, समाजवादी, आरजेडी और टीएमसी और एनसीपी। तो इनको तो आप बचाते हैं, इनको सहायता देते हैं, इनके साथ मीटिंगें करते हैं और इनके साथ गलबैयां करते हैं, और अब अपने कर्तव्य के नाम पर सिर्फ जो है थोड़ा बहुत इनको जो है कार्रवाई कर दी, और फिर इसके लिए पूरा हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है माहौल बनाते हैं। ये गद्दारी है मोदी जी आपके देश के खिलाफ, और इससे देश बहुत कमजोर होता है, नफरत फैलती है। सवाल इस बात का है। तो जेएनपीसी और बीजेपी के जो छुट भैया जो सवाल कर रहे थे भारतीय जनता दल के पदाधिकारी से कि यूट्यूब वाले सर जो है यूक्रेन के मामले पर क्या उनका विचार है और कैसे वो सुलझाएंगे। तो पहली बात तो सत्ता मेरे पास नहीं है। सत्ता जिनके पास है, ये सवाल उनसे जो है किया जाना चाहिए। जिस वक्त सत्ता मेरे पास होगी, किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी से इसका एकमात्र हल है कि भारत अपनी ताकत बढ़ाए, और ताकत तभी बढ़ सकती है जबकि इन देश विरोधी ताकतों का नाश हो। मोदी जी इन सारी देश विरोधी ताकतों को पाल रहे हैं।
तो क्या समाधान देंगे इस देश को, क्या समाधान देंगे वो जो है विश्व स्तर पर? तो ये प्रश्न है। और ये जेएनपीसी हमेशा से भारत के खिलाफ, यानी जितना नुकसान वो अंग्रेजों ने नहीं किया, उससे अधिक नुकसान। तो बात हो रही थी कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू अपनी सेना के लिए एक सुई तक नहीं बनने दिया। सन 1962 की लड़ाई में हमारे कई सैनिक जो है निहत्थे मारे गए, सिर्फ इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। और कल्पना करें कि यदि यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू 2-3 साल और जिंदा रहा होता तो 65 की लड़ाई भी भारत पाकिस्तान से हारता। भारत पाकिस्तान से भी हारने का अपमान झेलता इसी गद्दार जवाहरलाल नेहरू के कारण। शास्त्री जी ने तो अब्दुल हमीद की बहादुरी को पहचाना और अब्दुल हमीद की बहादुरी से पूरे देश को परिचय करवाया और देश का मान बढ़ा। लेकिन यही गद्दार जवाहरलाल नेहरू, ब्रिगेडियर उस्मान भी शहीद हुए थे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ते हुए, कश्मीर से पाकिस्तानी सेना को भगाने के लिए। लेकिन ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू और ये कांग्रेसी या जेएनपीसी वाले ये जरूरत बिल्कुल नहीं समझे कि ब्रिगेडियर उस्मान को अब्दुल हमीद की तरह जो है सम्मान दिया जाए। इतने बड़े गद्दार सब हैं जेएनपीसी वाले और ये जवाहरलाल नेहरू। देश पहचाने इसको, पहचानने के बाद सवाल भी करे इन गद्दारों से। और झूठ मूठ की तमाम अफवाह, और वो अफवाह बदस्तूर अभी भी जारी है। अभी भी ये गद्दार राहुल जो है उल्टा पुल्टा भी सवाल करता है। तो हमको तो इस गद्दार राहुल गांधी पर गुस्सा नहीं आता है। जो भी क्रोध आता है मोदी जी के शाह पर। ये राहुल गांधी देश के खिलाफ गद्दारी जो करते जा रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार जो है मोदी जी हैं, न कि राहुल गांधी। राहुल गांधी की तो उसकी फितरत में है भारत के खिलाफ गद्दारी करना, लेकिन उसको शह देने वाले मोदी जी। तो नेहरू की बात हो रही थी। और फिर हमारी खुद की जमीन मैंने करीब 42,000 वर्ग मील ये गद्दार नेहरू चीन के हाथों में सौंप दिया। और इसने गद्दारी भरा, इसने बचाव क्या किया अपने इसे गद्दारी के कारनामों को ढकने के लिए कि उतना हिस्सा चला गया तो चला गया, तो कोई बात नहीं, वहां एक घास भी नहीं उगती है। अब उसमें इस तरह का मैंने संवेदनहीनता की पराकाष्ठा तो देखिए, पूरे लोकसभा में, संसद में किसी की जबान नहीं खुल रही है। यही तो देखने वाली बात है कि इतना बड़ा तांडव कर रहा था और तमाम लोग थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अंबेडकर जी थे, मौलाना आजाद थे, जेबी कृपलानी थे, सरदार पटेल थे, सब के सब इसकी गद्दारी के आगे वो झुके क्यों? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दुर्योधन जो है अकेले जिम्मेदार नहीं था। दुर्योधन ने जो महारानी द्रौपदी का जो अपमान किया तो अकेले नहीं किया। ये सर झुकाए थे वो भीष्म, सर झुकाए थे द्रोणाचार्य, सर झुकाए थे कृपाचार्य, ये सब दोषी। और सबने अपने अपने पापों की सजा पाई। उसी प्रकार ये गद्दार नेहरू ने सबको व्यक्तिगत रूप से अपमानित किया। गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल को भी अपमानित किया, राजेंद्र प्रसाद को भी अपमानित किया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी अपमानित किया, सबको अपमानित किया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। तमाम इस तरह के प्रमाण हैं।
तो वो उस लोकसभा में कोई नहीं बोला, बस एक थोड़ी सी हिम्मत करके वो महावीर त्यागी थे जिनके सर पर बाल नहीं थे और बाल्ड हेडेड थे, गंजे सिर के, उन्होंने अपनी टोपी उतारी, उन्होंने कहा कि मेरे सिर पर भी बाल नहीं है, तो क्या मेरे सिर को भी आप चीन को दे देंगे? लेकिन हमारा और भारतीय जनता दल का स्पष्ट मानना है कि इतनी कायरता भरा इस गद्दार के सामने ये जवाब जो कभी भी उचित नहीं है। जवाब तो यानी ये देना चाहिए कि वो गद्दार जवाहरलाल नेहरू, भले वो प्रधानमंत्री हो या किसी भी क्षमता में हो, तो वो गद्दार नेहरू तुम्हारे भी सर पर बाल नहीं है, तो क्या तुम भी अपना सर काट करके चीन को दे दोगे? ये सवाल बनता था। लेकिन उसमें कितनी बड़ी कायरता भी थी उसमें, इससे भी बहुत दुख होता है। तो ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने ऐसे बचाव किया अपनी गद्दारी के पापों को छुपाने का कि वहां तो एक घास भी नहीं उगती है। लेकिन आज जो पता चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्रा कमाने वाला, जो कि मोबाइल बैटरियों में जो लिथियम लगता है, लिथियम का भंडार मिला है उस जगह, जो अक्साई चीन है, जिस अक्साई चीन को इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने चीन के हाथों में सौंप दिया। तो जिस जवाहरलाल नेहरू ने उस तिब्बत पर कब्जा करवाया, जो कि तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था चीन से डर करके, और यदि वो तिब्बत भारत के साथ होता तो सामरिक दृष्टि से हमेशा जो है ये भारत चीन की अपेक्षा बहुत मैंने ऊंचे स्तर पर होता, यानी जिसको अंग्रेजी में बात है माने एट स्ट्रेटेजिक एज पर होता। लेकिन ये तो, और इतना ही नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये भारत जो है संस्थापक सदस्य है। तो संस्थापक सदस्य होने के नाते संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुरक्षा परिषद की जो अस्थायी सीट, परमानेंट सीट, जो वीटो पावर वाली, भारत को मिली हुई थी। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू भारत को मिली हुई सुरक्षा परिषद के अस्थायी सीट को ये भी थमा दिया उस दुश्मन चीन को। हमारे देश के लोग फैसला करें कि ये गद्दारी पे गद्दारी ये करते जा रहा था, और उसको इन गद्दार जेएनपीसी वालों ने कहा कि ये देश के चाचा हैं, और वो देश के साथ गद्दारी करने वाला जो मोहनदास करमचंद गांधी है वो देश के पिता है। 3 देश के गद्दारों को एक देश का इन सबों ने बाप बना दिया, एक देश का चाचा बना दिया। मोदी सरकार आज उन्हीं पापों को ढो रही है। ये राष्ट्रवादी कहते हैं अपने को, इन्हीं गद्दारों को ढो रहे हैं सब बीजेपी वाले। तो संदर्भ ये था कि वो जो फांसी की सजा हुई है 38 लोगों को अहमदाबाद के ब्लास्ट में, तो उसमें कई जो है, एक वही मोहम्मद सैफ है जिसके के लिए ये गद्दार सोनिया गांधी ने आंसू बहाए थे। तो मोदी जी का इसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को बचा के रखना, यह देश के खिलाफ बहुत बड़ी गद्दारी है। इतना ही नहीं, ये इन आतंकवादियों के संबंध में जानते, ये पत्रकार भी देश के दुश्मन हैं। अब धीरे धीरे देखिए, ये आवाज उठने लगी है कि ये मीडिया देश का दुश्मन है, पत्रकार गिरोह भी इस देश का दुश्मन है। ये आवाज जो है वो उठने लगी है। तो पत्रकार अपना कंधा साफ करने के लिए
वो इस गद्दार प्रियंका गांधी से वो सवाल कर रहा था कि भाई वो आतंकवादी, उनको फांसी वसी हुई है। ये गद्दार और गद्दार भी है, चोरनी भी है प्रियंका गांधी, या प्रियंका वाड्रा गांधी, पता नहीं जो भी आप कह लीजिए। करेगी ये आतंकवादियों के विषय में क्या बात कर रहे हो? ये फिजूल की बातें हैं। देश आतंकवाद को झेल रहा है, देश आतंकवादियों को झेल रहा है। आतंकवादियों की ये हमदर्द है जीएनपीसी। उस बात को जब पूछा जा रहा है इस गद्दार प्रियंका गांधी से, तो ये कह रहेगी कि यानी क्या फिजूल की बात, उसको फिजूल लगता है। मोदी जी कब तक पालेंगे यानी इन देश के गद्दारों को? सवाल ये है, देश के लोग पूछ रहे हैं आपसे। और जो ये गद्दारी आप कर रहे हैं ना देश के खिलाफ, ये बहुत ही महंगी पड़ेगी आपको, जवाब देना होगा आपको। जीएनपीसी के जिस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पैक करके देश के बाहर निकाल देना चाहिए, मोदी जी उसको वो शह दे रहे हैं, वो सुविधाएं दे रहे हैं कि इस तरह की भी खबरें हैं कि वो सब कहते हैं कि इतना तो यदि हम शासन में भी रहते तो भी हमको इतने मजे नहीं मिलते, इतनी सुविधाएं नहीं मिलती। और मोदी जी तो अब देश ने देखा होगा कि इन समूह ने मिल करके 26 जनवरी के दिन हमारा जो राष्ट्रीय दिवस है, इन समूह ने इन्हीं समूह के शाह पर इतना बड़ा देश को शर्मसार करने वाली घटना हुई। हमारे दिल्ली पुलिस के 450 से लेकर 500 जवान घायल कर दिए गए मोदी जी के तत्वाधान में। इन उपद्रवी और आतंकवादियों के द्वारा अपने राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन, और उन्हीं आतंकवादियों के द्वारा हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके, हालांकि चढ़ने में 2.5-3 घंटे लगे, और अपने राष्ट्रीय गौरव लाल किला पर चढ़ करके अब उस पर फहरते हुए अपने राष्ट्रीय गौरव तिरंगा को हटा करके आतंकवादी झंडा वो लगाया गया। देश शर्मसार हुआ, और वो आतंकी झंडा लगाने का बराबर चुनौती दे रहा था, वो इनाम की घोषणा कर रहा था। वो सतवंत सिंह पन्नू वो बराबर करता है कि जो भी आतंकवादी खालिस्तानी झंडा लगाएगा लाल किले पर, उसको 1 लाख या $1 मिलियन वो देगा। इसके बाद भी मोदी जी ने देश को शर्मसार करवाया, देश को शर्मसार भी करवाया, और लोकसभा में घोषणा भी किया, जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। और इसके बाद भी ये अपने को राष्ट्रवादी कहते हैं और चुनाव बटोर रहे हैं। तो ये देश के लिए बहुत ही खतरे, मैंने ये खतरनाक किस्म के ये सब तत्व हैं, मोदी जी जैसे लोग और बीजेपी के लोग। और यही नहीं, बीजेपी के जो सिपा सालार हैं, जो कि यूट्यूब पर इन गद्दार राहुल गांधी इत्यादि के गद्दार राहुल गांधी है या केजरीवाल है, इनके खिलाफ बहुत हल्का किस्म का कि राहुल गांधी झूठ बोलता है, केजरीवाल झूठ बोलता है, बस यहीं तक। और बीजेपी वाले जेएनपीसी को कहां तक कहते हैं कि भाई ये जो है इनको राजनीतिक समझ नहीं है, वो हर चीज का विरोधी करते हैं, और परिवारवाद। इनके अनुसार इस जेएनपीसी का सबसे बड़ा अपराध है परिवारवाद, जबकि वास्तविकता है कि ये देश के दुश्मन हैं, ये देश के गद्दार हैं। तो देश के गद्दारों को परिवारवाद तक ही सीमित करके
ये मोदी जी और बीजेपी वाले देश के खिलाफ गद्दारी कर रहे हैं। ये है इनका। ये बीजेपी के छुट भैये जो आते हैं बात करने के लिए, पता नहीं वो जो बात करने आते हैं वो उसकी जानकारी बीजेपी के नेतृत्व को है कि नहीं है, उनके बड़े नेताओं को है कि नहीं है। बस सनातन का क्या होगा, सनातन को नहीं समझते हैं। अब तो जो बार बार इसका रट्टा मारते हैं वो सनातन की बात, तो अब तो भारतीय जनता दल या मैं जो है बराबर इनको कहें कि ये बेवकूफ़ी की हद है कि यह देश जो है सिर्फ सनातन के लिए नहीं बना है। सनातन सुरक्षित है, इस्लाम भी सुरक्षित, सब सुरक्षित है, लेकिन देश का संविधान है, अपने 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 नागरिकों के जो अधिकार हैं, नागरिकों की जो सेवा है, वो भी जो है भारतीय नागरिक के रूप में। और भारतीय नागरिक का जो भी आस्था आपकी, सनातन की आस्था है, इस्लाम की आस्था है, ईसाई की आस्था है, उसकी आस्था है, उस आस्था पर कोई भी आंच नहीं आने वाली है। उसको सम्मान है, उसको प्रतिष्ठा है, उसको इज्जत है, लेकिन उसका तांडव मंजूर नहीं है। उसका और उस पर कोई इस तरह से हो हल्ला जो सामाजिक जीवन में, भारतीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो आस्था व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत के तौर पर घर के अंदर ही मनाने की आवश्यकता है, चाहे हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे ईसाई को सिख हो। बाकी जो हमारा भारतीय जीवन है, वो हमारा देश में जो संविधान है और संविधान आधारित जो कानून है, जो नियम और नियमावली है, उसका आदर करना है। ये सनातन की बात करते हैं, ये सनातन आधारित देश नहीं है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं है। ये भारत के संविधान के द्वारा चलने वाला, उसे निर्देशित, उसे आदेशित, उसे नियंत्रित और उससे संचालित हमारा भारत गणराज्य है। इसलिए सनातन का रट और हमको जवाब भी नहीं देना चाहिए। वो पता नहीं किस मानसिकता से बोलते हैं और हम जो है उनके सवालों के पीछे हम भागें, ये बिल्कुल उचित नहीं है। लेकिन कोई भी पंथ जो है, चाहे हिंदू सनातन का हो, चाहे इस्लाम का हो, सिख का हो, चाहे पारसी हो, जैन हो, जो भी हो, वह इस देश में सुरक्षित है। लेकिन प्रोवाइडेड, यदि हमारा देश सुरक्षित है तब हमारा देश सुरक्षित होगा तभी। लेकिन ये सनातन का नाम लेकर के इस देश की जड़ को ही खोदते हैं। ये मैंने इनके कहने का मतलब कि पहले सनातन को सुरक्षित करो, देश सुरक्षित हो चाहे ना हो, चाहे वो भाड़ में जाए। इनके कहने का मतलब ये है। ये बहुत ही खतरनाक किस्म का खेल खेल रहे हैं बीजेपी वाले। अरे एक कार्टून देखा गया कि कोई मैंने इस तरह से कोई प्लैंक है, कोई पटरा है, एक और मैंने जो कार्टून में दिखाया गया, उस कार्टून से सब मानसिकता भी पढ़ने की जरूरत है कि एक और बीजेपी है, तो दूसरी ओर जो है वो हिंदुत्व है। वो कह रहे हैं कि कोई भी किसी को गिराएगा तो दोनों गिर जाएंगे। मतलब कि यदि बीजेपी समाप्त होगी तो हिंदुत्व समाप्त हो जाएगा, और हिंदुत्व समाप्त होगी तो बीजेपी समाप्त हो जाएगी। ये देखिए मानसिकता का करना, यानी बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के लिए है, देश के लिए नहीं है। ये बता रहे हैं। ये जो खतरनाक खेल अब तक तो ये खेल रहे थे जेएनपीसी वाले कि हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाइयों ने कि रक्षक जो है वो जेएनपीसी ही है, और किस प्रकार इसने रक्षा की है वो देश ने भी देखा। सच्चर कमेटी ने इस जेएनपीसी के उस दावे की पोल खोल दी कि जो बहुत हितैषी है। यानी जेएनपीसी जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की बहुत बड़ी हितैषी है, सच्चर कमेटी ने
वो पोल खोल दी। उसने दिखाया कि जिस जीएनपीसी ने हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के वोट से सत्ता का भोग किया, सत्तासीन रही, उसका आनंद उठाया, उस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इस जीएनपीसी ने 60-70 सालों में सबसे गरीब, सबसे बेरोजगार, सबसे अधिक गरीब, सबसे अधिक बेरोजगार, सबसे अधिक अशिक्षित रखा। और कुछ कुछ क्षेत्रों में तो जो हमारे अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के तबके से भी बदतर स्थिति है। और मैं तो कहता हूं कि उससे बदतर स्थिति यह है कि हमारे उन भारतीय भाई बहनों में बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ नफरत का वो असर है कि वो जो है इस जीएनपीसी को, इस समाजवादियों को, आरजेडी वालों को, टीएमसी वालों को, एनसीपी वालों को देश का दुश्मन नहीं मानते और उन्हीं की झोली में गिरते हैं। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के अधिकांश मानसिकता। अब भारतीय जनता दल की प्रेरणा जो है कितना काम की है, यह देखने वाली बात है। ये जो मानसिकता जो फैलाए हुए हैं बीजेपी वाले कि बीजेपी रहेगी तभी हिंदुत्व रहेगा, या हिंदुत्व समाप्त हुआ तो बीजेपी गई, या बीजेपी समाप्त हो गई तो हिंदुत्व वो समाप्त हो जाएगा। इसी झूठ को आधार बना करके वो असदुद्दीन वो खड़ा हो गया। अब वो मुस्लिम आधारित वो राजनीति कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे लोग खड़े हो गए। तो ये सारे देश के दुश्मन को रहते हुए कोई ये सवाल करे कि भारत जो है यूक्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, रूस की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। देश मजबूत हो सकता है, उसमें ताकत है, बशर्ते ये सारे देश के दुश्मन या काले अंग्रेज का नाश हो। देखिए, जिस जीएनपीसी का विनाश करना चाहिए, यानी देशभक्ति का तकाजा ये कहते हैं, उस सोनिया गांधी की 3000 क्लस्टर बसें जो है केजरीवाल चलवा रहा है, मोदी जी की जानकारी में चल रहा है, और तमाम व्यापारिक और व्यापारिक प्रतिष्ठान इसके जीएनपीसी के तमाम इस देश में चल रहे हैं। तमाम जो है यानी फार्म हाउसेज और इसके काला धन, जीएनपीसी के काला धन, हालांकि पूरे जीएनपीसी का जो लूट का जो काला धन है वो 12 लाख करोड़ का है आज की तारीख में। और सिर्फ माँ बेटे यानी सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नाम पर जो काला धन है वह 180 से लेकर 200 लाख करोड़ है, जो कि भारत सरकार का जो बजट होता है 45-50 लाख करोड़, उसका चौगुना, या पूरे देश को मिला दीजिए तो लगभग यानी वो 100 लाख करोड़ के आसपास आएगा। तो 2 वर्षों का पूरे देश का बजट का दुगना है। तो यही तो गद्दारी है मोदी जी की कि इसे राहुल गांधी, सोनिया गांधी के काला धन को नहीं लाएंगे, उसको ला करके। अब देखिए, महंगाई जो है सबसे बड़ी ये वो समस्या बनी हुई है। आम आदमी बराबर वो त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन मोदी जी जो राष्ट्रवादी कहते हैं, तो इन देश के लुटेरों का पैसा नहीं ला रहे हैं। यदि पैसा आ जाता तो डीजल सब्सिडी पर, डीजल और चीजों पर सब्सिडी देकर के महंगाई को काफी कम किया जा सकता है। और खासकर जब ये युद्ध शुरू हो गया ना, यूक्रेन वाला और रूस वाला, तो बराबर आ रहा है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो मोदी जी की गद्दारी यही है कि राहुल सोनिया के द्वारा लूटे गए
लूट करके जमा किए गए काले धन की ये रक्षा कर रहे हैं, नहीं ला रहे हैं। और जबकि इन्होंने वादा किया था और मौके पे कहते, मौके कहते भी रहते हैं कि ये सब जो है वो देश के सबसे बड़े लुटेरे हैं, डकैत। लेकिन चुनाव में बोल दिया, इसके बाद फिर उन्हीं के काले धन की ये रक्षा कर रहे हैं। और इस कीमत पर कि ये वो काला धन आ जाता है तो हमारे जो गरीब भारतीय भाई बहन है, आम भारतीय भाई बहन है, जो कि इस महंगाई में पिस रहे हैं, में बिल्कुल त्रस्त हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको राहत तो मिलती है। यही तो गद्दारी है मोदी जी की और बीजेपी वालों की, हमारी साधारण, हमारी आम आवाम के खिलाफ और देश के खिलाफ। देश देखता होगा कि ये गद्दार राहुल गांधी मुश्किल से 3-4 महीने यहां रहता है, बाकी 8-9 महीने देश के बाहर ही जो है वो ऐश करता है, कहां घूमता पता नहीं। कितने बेशर्म है ये मोदी महोदय कि कम से कम उसका काला धन तो आ जाता है, तो जिस काले धन के बूते वो जो है ऐश करता है, और थोड़ी भी लज्जत भी नहीं है। जो पैसा वो जिस पैसे पर वो ऐश करता है, वो हमारे देश के गरीब भारतीय भाई बहनों का पैसा है। उसको लाने की आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरे कई बार ये भी कहा गया कि कम से कम इस पर कानूनी, इस पर एक कानून ही आप वो बनवा देते हैं कि जो भी माने काला धन है भारतीयों का विदेशी बैंकों में, वह इस देश की संपत्ति है, भारत सरकार की संपत्ति है। लेकिन इतना भी आपने नहीं किया। तो मैंने देश के खिलाफ मैंने मोदी जी आपकी गद्दारियों की एक लंबी वो फहरिस्त है, लंबी फहरिस्त है। और फिर भी आप अपने को कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। तो ऐसे राष्ट्रवादी से भगवान बचाए इस देश को। और इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने हमारे राष्ट्र महानायक, हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने वाला दस्तावेज जो है, वो उसमें का जो गवर्नर जनरल था, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेज को ही बनवाया। यानी जिस आजादी को हमारे भारतीय भाई बहन, लाखों भारतीय भाई अपनी जान देकर उस आजादी को लाए, फिर इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने भारत को उसी अंग्रेजों का गुलाम बना दिया। पहला जो है आजाद भारत का, आजाद तो खैर नहीं कहेंगे, जो है वो 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज को ही बना दिया देश का मुखिया, गवर्नर जनरल बना करके। यानी जिसको ये आजादी कहते हैं ये कांग्रेस वाले, तो उसी दिन भी अंग्रेज को ही देश का मुखिया बनवाया इस गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने। और कौन जो कि माने हमारे हजारों लाखों भारतीय भाई बहनों ने अपनी जान देकर के इन अंग्रेजों को भगाने के लिए, आजादी लाने के लिए अपने प्राण गंवाए थे। तो किस स्तर का और कितना बड़ा एक गद्दार था जवाहरलाल नेहरू। और कुछ तो संस्थाएं जो है माने रा और आईबी में वो अंग्रेजों का वर्चस्व और अंग्रेजों का माने उसमें उनका दबदबा, उनका डोमिनेंस, वो जो है सन 68 तक चलता रहा, वो 68 तक। तो ये देश के हमेशा दुश्मन रहे हैं।
और जो है और ब्रिटेन और अंग्रेज के एजेंट रहे हैं। और ये भी जानने की आवश्यकता है, और भारतीय ममता दल ये बताता रहता है कि ब्रिटेन का इंग्लैंड का या अंग्रेजी सरकार का सबसे बड़ा एजेंट और देश का सबसे बड़ा गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी था। इसीलिए तो इस नेहरू को कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती थी, उसको इसने देश के ऊपर थोपा प्रधानमंत्री के रूप में। तो खैर अब सारी जो है इस तरह की जो है बीमारियों को दूर करने की जिम्मेदारी अपने भारतीय आवाम पर आ गई है। और खास करके ये चुनाव जो उत्तर प्रदेश का है, 4 चरण के चुनाव हो गए अपनी, और समाधान है भारतीयता, और भारतीयता के आधार पर एकता, भारतीयता के आधार पर एकता, भारतीयता के आधार पर आपसी एकता, आपसी सद्भाव, भाईचारा को ला करके सिर्फ नोटा दबाइए, नोटा, ताकि ये योगी महोदय भी मैदान छोड़कर भाग जाए। इनको भगाना बहुत जरूरी है। योगी महोदय को भगाना बहुत जरूरी है। इनकी नजर में हमारे देश के इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही जो है वो सारी समस्याओं के लिए जिम्मेदार हैं। नेहरू परिवार को यानी जेएनपीसी को जो है वो देश का न तो गद्दार मानते हैं न तो दुश्मन मानते हैं। ये गद्दारी है योगी महोदय की। जहां भी नाम बदलते हैं तो इनको जहां मुसलमान शब्द लिखा रहता है उसी को बदलते हैं, चाहे वो इलाहाबाद का नाम हो चाहे फैजाबाद का नाम कहीं भी हो। और मोदी जी भी यही करते हैं। अरुण जेटली को सम्मान देने की जब बात आई कि किसी स्टेडियम पर उनके नाम, किसी स्टेडियम को उनके नाम पर स्टेडियम का नाम देने के लिए, तो मोदी महोदय को मैंने नेहरू स्टेडियम नहीं दिखाता, ताकि नेहरू के नाम हटा करके जो है वहां पर हटाकर उसके स्थान पर अरुण जेटली का नाम दिया जाए। इनको दिखा भी तो कौन? फिरोज शाह कोटला, जो कि वहां पर फिरोज लिखा हुआ मुसलमान का नाम। तो ये तो इनकी मानसिकता है। ये तो ऐसी मानसिकता रखने वाले देश को क्या दे सकते हैं? तो हमारे देश के लोग बहुत अच्छी तरह पहचाने कि किस मानसिकता के लोग हैं। ये कदाप जो है एक पल के लिए भी जो है वो इस देश के लिए बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। तो खैर अब समाधान की जिम्मेदारी हमारे भारतीय भाई बहनों के कंधों पर है। भारतीयता के माहौल की कितनी बड़ी आवश्यकता है और कितनी जरूरत है इसके ये भी महसूस करते होंगे हम हमारे भारतीय भाई बहन। तो उसी माहौल का सहारा लेते हुए उसी का उपयोग करते हुए जो है सिर्फ नोटा दबाइए, नोटा नोटा नोटा। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।